हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूरे लूसेंट जीके के निचोड़ की। ये आपका 8वां पार्ट है। इसके पहले हमने इसके 7 पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो 7 पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको डेली 5 करंट अफेयर्स होते हैं, उसके बाद आपको जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सभी क्वेश्चंस के जवाब आपके लिए डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, नई कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी है, तो इसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो भी डाल के रखा है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिली है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ साथ इसका जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरे वीडियो का लिंक, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। आप सभी को अगर सभी के आंसर्स पता हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल में 7 जुलाई 2021 को किए गए फेरबदल में पहले से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह ली है। गौरतलब है कि निशंक ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। वे पिछली मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी थे। नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 2, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है, तो यह है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया है। नया सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन भागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान अलग सहकारी मंत्रालय का गठन करने की भी घोषणा की थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है। आपसे पूछ रहे नए जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें किरेन रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है। 4 ऑप्शन है, तो मैं आपको बता दूं, अनुराग ठाकुर को जो है नया केंद्रीय मंत्री, नया खेल मंत्री बनाया गया है। अगर इनके बारे में कुछ और बातों की पता चले तो अनुराग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये खेल मंत्रालय के साथ उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली है। टोक्यो ओलंपिक से ठीक 16 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव किया। टोक्यो ओलंपिक इस साल 23 जुलाई से 28 अगस्त के बीच होने हैं। तो आपसे यह भी सवाल आएगा टोक्यो ओलंपिक कब होगा, तो 23 अगस्त से लेके 8 अगस्त 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच टोक्यो ओलंपिक होगा। आपको मैं बता दूं कि भारत की ओर से 18 खेलों में 124 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई भी किया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है मत्स्य मोबाइल ऐप, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी दी गई है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजातिवार, विषयवार स्वशिक्षण, ऑनलाइन पाठन सामग्रियां भी हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है। कह रहा है मनीला के पास किस ज्वालामुखी की फटने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं, ताल नामक ज्वालामुखी के फटने की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूं, चेतावनी दी गई है कि मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी में फटने की संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट है अब सवाल नंबर 6, जैसा कि हमने बोला था कि कुछ आपके लूसेंट के क्वेश्चन अब होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से आपके लूसेंट के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है पुस्तक द जिगजैग बे किसने लिखी है। आपसे पूछ रहा है द जिगजैग बे पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको मैं बता दूं यह पुस्तक अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द
शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कह रहा है राज प्रतीक का जो फलक है उसके नीचे जो देवनागरी में उत्कीर्ण शब्द है सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूं यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट जो है आपका सवाल नंबर 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है? तो हमने दिवस की भी आपको वीडियो करवाई थी, तो चलिए देखते हैं 8 मई को किस रूप में मनाते हैं। तो यह मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। उसी तरीके से राष्ट्रमंडल दिवस की अगर बात करते हैं जो कि आपके ऑप्शन में है, तो यह मार्च महीने के जो द्वितीय यानी कि सेकेंड मंडे को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं विश्व दूरसंचार दिवस की, तो यह प्रत्येक वर्ष 17 मई को, और अगर बात करें विश्व मानक दिवस की, तो यह प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। तो अगर बात कर रहे हैं विश्व एड्स दिवस की, तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं अगर 1 जनवरी की बात करें तो एक तो ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, दूसरी ओर इसमें आर्मी मेडिकल के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं 1 अप्रैल को ओडिशा के स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और इसके साथ साथ इस दिन मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। जबकि 1 सितंबर को बात करें तो इस दिन गुट निरपेक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे यह भी सवाल होता है गुट निरपेक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10, कीमत विश्लेषण के समय तत्व किसने शुरू किया था? कीमत विश्लेषण के समय तत्व की शुरुआत किसने की थी? तो सही जवाब है आपका अल्फ्रेड मार्शल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं बता दूं मार्शल ने मांग तथा पूर्ति के संतुलन के लिए आवश्यक समय तत्व को 4 भागों में बांटा था, जिसमें एक था अति अल्पकाल, दूसरा अल्पकाल, तीसरा दीर्घकाल, चौथा अति दीर्घकाल। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11, भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? आपसे पूछ रहा है मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो यह बनाई और लागू की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वही मैं आपको बता दूं नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 12, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदारी करनी चाहिए, या बैंकों के रिजर्व अनुपात को कम कर देना चाहिए, या खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए, या बैंक दर को कम करना चाहिए? तो सही जवाब है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए। आपको मैं बता दूं जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे साख का संकुचन होगा और प्रतिभूतियों के खरीद जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा भी बढ़ेगी और साख का विस्तार भी होगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13, कह रहे भारत का सबसे पुराना गिरजाघर जो है सेंट थॉमस चर्च, जो कि भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। आपको मैं बता दूं इसके बारे में, तो यह केरल के त्रिशूर जिले के पालापुर नामक स्थान पर स्थित है। यह 52 ईस्वी में कब बना था? तो 52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया था, और यह वर्ष भारत में सबसे पुराना रोमो सीरियन वर्ष भी है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 आपका क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है यह स्थित है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूं यह असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी के 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। और अगर बात करें ये आपका कहाँ स्थित है? यह आपका असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका असम में स्थित है। आपको मैं बता दूं यह जो मंदिर है वो भारत के असम में स्थित है, और असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी के 8 किलोमीटर दूर स्थित है, और यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15, कह रहा है सेलुलोज भित्ति, आपसे पूछ रहा है कि सेलुलोज भित्ति किस किस चीजों में पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, तो सही जवाब है कवक पौधे में पाई जाती है, पौधे में पाई जाती है। सेलुलोज भित्ति किस चीज में पाई जाती है? तो पौधे में। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16, नारियल का पानी क्या है? तो नारियल का पानी जो है वह है तरल एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17,
क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया था। अगर इसके बारे में बात करें तो क्रिस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक यंत्र है। इसका आविष्कार 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 की बात करते हैं तो देश में कौन सी 3 वर्षीय योजना की अवधि योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? कहना देश में कौन सी 3 वर्षीय की अवधि योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1966 से 1969 के बीच जाएगा। 1966 से 1969 के बीच ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूं वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है। अब इसके बाद क्या हुआ था, इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध से पैदा हुई स्थिति 2 साल लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों में कमी और तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण चौथी योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। इसलिए इसके स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 19। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस वर्षीय योजना से माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं यह माना जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ, जो कि आपकी 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक चला था पंचवर्षीय योजना। अगर इसके बारे में बात की जाए तो यह प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित विकास युक्ति पर निर्भर थी। इस योजना में बाहरी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी गई। भारत में शुरू से ही भारी उद्योगों और परिवहन एवं ऊर्जा के विकास के बीच संतुलन रखना आवश्यक समझा गया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य में शामिल नहीं था? तो मैं आपको बता दूं कौन सा उद्देश्य नहीं शामिल था। तो निर्धरता अनुपात में कमी तो शामिल था, शिशु मृत्यु दर की भी कमी शामिल था और आयात में भी कमी शामिल था। यानी 2012 तक सभी गाँव के लिए पेयजल इसमें शामिल नहीं था। आपको मैं बता दूं 10वीं योजना अवधि जो हुई थी, यानी कि वर्ष 2007 तक सभी गांव में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, तो यह है ऑप्शन नंबर 1 गरबा। आपको मैं बता दूं गरबा जो है यह गुजरात का भारतीय लोक नृत्य है, जबकि शेष तीनों विकल्प भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। गरबा नृत्य गुजराती महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है और यह नृत्य नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, होली और अन्य उत्सवों में किया जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22। तबल चोंगाली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तबल चोंगाली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी असम का। आपको मैं बता दूं बिहू, खेल गोपाल, कैनोई आदि अन्य प्रमुख भी यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23। कागज किस चीज से बनाया जाता है? तो कागज किस चीज से बनाया जाता है ये पूछ रहा है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पौधों के सेलुलोज से। गीले तंतुओं को दबाकर एवं तत्पश्चात सुखाकर कागज बनाया जाता है। यह तंतु प्रायः सेलुलोज के लुगदी होते हैं जो लकड़ी, घास, बांस आदि से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 24। ओजोन में क्या होती है? आपसे पूछ रहा है ओजोन में क्या होती है, तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसे हम O3 भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है और यह शुष्क ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन द्वारा बनता है। यह एक प्रतिचुंबकीय गैस है। इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, कृत्रिम रेशे एवं कपूर बनाने में, भोज्य पदार्थों को सड़ने बचाने में इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल नंबर 25 कह रहा है उत्प्रेरक कैसा पदार्थ है? यह क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, घटाता है या प्रभावित नहीं करता है? तो सही जवाब है उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। आपको मैं बता दूं यह स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? आपसे पूछ रहा है लिटमस किसमें से निकाला जाता है, तो यह लाइकेन यानी शैवाल से निकाला जाता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 27 कह रहा है आईसीआई का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आईसीआई जिसे हम कहते हैं इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, या इसका नाम जो है वह जुड़ा हुआ है रासायनिक द्रव्यों के निर्माण करने वाले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में। आपको मैं बता दूं इसका अधिग्रहण एक्जो नोबेल नामक
डच समूह द्वारा कर लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 का है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होगा। सवाल नंबर 29। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। आपसे पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो 6 वर्ष। अगर इसके बारे में बात करें तो राज्यसभा स्थायी सदन है तथा यह कभी पूर्णतः विघटित भी नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के यथाशक्ति के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30, आज का आखिरी क्वेश्चन। मताधिकार का अभिप्राय किससे है। तो मताधिकार का अभिप्राय वोट देने के अधिकार से होता है। आपको मैं बता दूं इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 324 में आपसे पूछ सकता है कौन से संविधान संशोधन या कौन से अनुच्छेद में वोट देने का जो कार्य था वो हटाया गया था। तो मैं आपको बता दूं 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर 28 मार्च 1989 से लागू कर दिया गया कि 21 वर्ष से घटकर यह उम्र 28 वर्ष कर दिया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना